हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। यहाँ पे हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपके जीव विज्ञान के सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। इस वीडियो में सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा चुका था। जो चैप्टर के आने हैं, आपके जो चैप्टर आने हैं, ये सारे चैप्टर आएंगे, इनके क्वेश्चन बता देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेना है। जैसा कि मैंने फिजिक्स के आपको क्वेश्चन बताए थे, इंग्लिश के बताए थे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, इंपोर्टेंट बताता हूँ, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेगा इंपोर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। द्विनामकरण पद्धति क्या है ना, हाईलाइट करके मैंने रखा है तो आपको आसानी से दिख रहा होगा सामने। द्विनामकरण पद्धति क्या है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसे जरूर कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखेंगे जीवों के नामकरण की पद्धति है। द्विनाम पद्धति एक जीवों के नामकरण की पद्धति है। इसे वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने इसका प्रतिपादन किया था। तो आपको ये भी याद रखना है, साथ में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया, तो कैरोलस लिनियस यहाँ पे दिया गया है। कैरोलस लिनियस उनका पूरा नाम है। आंसर जरूर से याद रखेंगे, द्विनामकरण पद्धति क्या है, ये जरूर आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा आना है, इसके बाद अगला चैप्टर आपका पूछे जाना है ना। इसका क्वेश्चन एक और बनेगा आपका, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। इसी चैप्टर का क्वेश्चन है जैव विविधता क्या है ना। जैव विविधता वाला क्वेश्चन जरूर से याद रखेंगे, क्योंकि बार बार पूछा जाता है। जैव विविधता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके में, है ना। जैव विविधता का आंसर दिया गया है, जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जानवर, पौधे, कवक और यहाँ तक कि बैक्टीरिया। ये सीधी सी बात है, जैव विविधता जीवों में पाई जाने वाली विविधता। आप इसका छोटा सा आंसर दे सकते हैं ऐसे कि जीवों में पाई जाने वाली विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। इसका पूरा आंसर आपको दिख रहा होगा सामने, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, पूरा आंसर आपके सामने है ना। तो ये रहेगा जीव जगत का वर्गीकरण। इससे जो क्वेश्चन बनेंगे हम वो सभी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इससे आपके जो क्वेश्चन बनेंगे, यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन प्रियोन्स क्या है। ये मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बताया था कि प्रियोन्स क्या है। ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, यहाँ पे इंपोर्टेंट है। देख लेंगे प्रियोन्स क्या है। ये रहेगा, ये संक्रामक प्रोटीन्स कण होते हैं। स्टेनलेसनर ने इनको प्रियोन कहा है ना। इसका आंसर दिया गया है और आगे इसका आंसर है, देख सकते हैं। इसका पूरा यहाँ आंसर यहाँ तक कंप्लीट होगा प्रियोन्स का, तो पूरा आपको कंप्लीट कर लेना है प्रियोन्स का ये आंसर। इसके बाद हम देखेंगे आपके आगे के क्वेश्चन, है ना। मोनेरा और प्रोटेस्टा में अंतर यदि आप करना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, इनके उदाहरण सीख लेंगे साथ ही। और देख सकते हैं आगे के क्वेश्चन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पोर्शन के हिसाब से। देख सकते हैं जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र बनाइए, है ना। तो जीवाणु भोजी का नामांकित चित्र आपको सीख लेना है बैक्टीरियोफेज का, है ना। तो ये रहेगा आपको पूरा डायग्राम सहित और आपको नामांकित करके यहाँ पर बताया गया है। तो ये हेड होता है, कॉलर होता है, टेल होता है ना। 3 भाग इसके होते हैं और आपको आसानी से इसका बनाना आ जाएगा और 2-3 बार बनाइए आप पे बन जाएगा। इसके बाद आपका आता है TMB वायरस का चित्र, है ना। TMB यानी फिर टोबैको मोजिक वायरस जो आपका होता है, इसका आपको सीख लेना है। इसके बाद आता है आपका पादप और जंतु में कोई 3 अंतर, है ना। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर जरूर से कर लेंगे, है ना, क्योंकि पूछा ही जाता है, बार बार आता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों दिए गए हैं आपको, ये दोनों कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर से आपको यही सब करना है और आगे मैं बता देता हूँ आपको। तो इसके बाद आपका 9वें नंबर का अध्याय आना है जैव अणु। तो इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे जैव अणु के सभी क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन से कंप्लीट करने हैं ना। तो इसके जो क्वेश्चन आपको करने हैं मैं आपको सभी बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको इसका 2 अंक के रूप में जो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे देख सकते हैं पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं। पूरा आंसर दिया गया है। इन्हें एमाइड बंध भी कहा जाता है। जो पेप्टाइड बंध होते हैं इन्हें एमाइड बंध भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पेप्टाइड बंध जरूर से याद कर लेना है। इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन नीचे दिया गया है, मैंने हाईलाइट करके सभी क्वेश्चन रखे हैं, आपको ये सभी क्वेश्चन याद कर लेना है, एक भी नहीं छोड़ना। न्यूक्लियोटाइड क्या है, न्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं, ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको नीचे ही दिए जा रहे हैं। देखिए ये आंसर इसका इतना कंप्लीट रहेगा। इसका आंसर आप जरूर से याद कर लेंगे, न्यूक्लियोटाइड क्या है ना। 2 अंक के रूप में क्वेश्चन बन सकता है इसका। इसके बाद आपको इस चैप्टर से क्या करना है, इसके बाद इस चैप्टर से DNA और RNA में इसका अंतर आपको कंप्लीट कर लेना है। DNA और RNA में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो DNA RNA अंतर मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 अंक में क्वेश्चन आता है, 4 अंक में, है ना। तो आपको ये जरूर से कंप्लीट कर लेना, इसको मिस मत कर लेना। DNA का पूरा नाम क्या होता है, एक तो नाम का ही अंतर हो जाता है ना, और एक इनकी जो इनमें श्रृंखलाएँ पाई जाती है उनका अंतर हो जाता है। इस प्रकार से आप इसमें अंतर आसानी से कर सकते हो और आपका पूछा ही जाता है DNA और RNA में अंतर। ये रहेगा आपका पूरा अंतर। यहाँ पर कुल इसके 4 अंतर आपको नीचे तक दिए गए हैं। देखिए यहाँ तक आप देख सकते हैं, आपके पॉइंट वाइज आपको दिख रहे होंगे ना। 4-5 अंतर इसके दिए गए हैं, तो आप ये सारे अंतर यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद आपका इसका चैप्टर का अगला क्वेश्चन कौन सा है,
जे बड़ू वाली चैप्टर का ही ये क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे अमीनो अम्ल की संरचना, प्रकार एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अमीनो अम्ल की संरचना। तो देखिए इस प्रकार से इसका आंसर दिया गया है। अमीनो अम्ल वे यौगिक जिनके एक अणु में एक या एक से अधिक कार्बोक्सिलिक समूह तथा एक या अधिक अमीनो अम्ल उपस्थित होता है तो उस यौगिक को अमीनो अम्ल कहते हैं ना। अमीनो अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? वैसे तो अमीनो अम्ल 21 प्रकार के होते हैं ना। यदि ऑप्शन में 21 नहीं है ना, 20 है तो आपको 20 लगाना है। अमीनो अम्ल 21 प्रकार के होते हैं। यदि ऑप्शन में 21 नहीं है तो आप 20 जरूर से लगाएंगे, है ना। 20 यदि है, 21 नहीं है। यदि 21 दिया है तो आप 21 ही लगाएंगे, है ना। तो ये इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। अमीनो अम्ल का वर्गीकरण दिया गया है, नीचे देख सकते हैं। इसका वर्गीकरण करके उल्लेख आपको पूरा आंसर इसका दिया गया है, देख सकते हैं नीचे। ये रहा आपका उदासीन अमीनो अम्ल, अम्लीय अमीनो अम्ल, क्षारीय अमीनो अम्ल। इस प्रकार से आप इसको देखेंगे। इनके अंदर का पोर्शन आपको क्या लिखना है, ये तीनों हेडिंग्स आपको दी गई हैं। उदासीन, अम्लीय और क्षारीय तीनों अमीनो अम्ल के बारे में बताया गया है। और इसके जो आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्ल होते हैं इनके बारे में बताया गया है नीचे, ये भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके प्रकार याद रखेंगे मुख्यतः रूप से, है ना। उसके अंदर तो और सारे होते हैं और इसकी परिभाषा याद रखेंगे, अमीनो अम्ल क्या होते हैं, इसका वर्गीकरण ये रहेगा। तो इस प्रकार से आप ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आपके अगले चैप्टर में जीव जगत का वर्गीकरण के बता चुका हूँ, जैवाणु के हम अभी देख ही चुके हैं। अब इसके बाद उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर पादप में श्वसन, इन सभी के क्वेश्चन आपको सभी के बता रहा हूँ तो इनसे बाहर आएगा ही नहीं। तो ये वाला आपका चैप्टर पूछा जाना है। चैप्टर नंबर 11 है आपका, अध्याय नंबर 11, उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। जैसा कि मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया, ये वाला है ना। इसके क्वेश्चन तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन अब सभी के आंसर भी बता रहा हूँ। उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आपको ये सभी क्वेश्चन तो दिए गए हैं, इनके आंसर बाद में बता दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर, इस चैप्टर से, है ना। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है ना। तो एक छोटी सी परिभाषा मैं बताऊँ इसकी, कि जब हरे पौधे जो होते हैं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं, ना। किसकी उपस्थिति में? यहाँ पे CO2 प्राप्त करके, और इसकी उपस्थिति में वायु से CO2 प्राप्त करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं। ऐसे ही प्रकाश संश्लेषण करते हैं। पौधों के भोजन तैयार करने की प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये इसका पूरा आंसर दिया गया है यहाँ पे, पूरा इसका आंसर दिया गया है। इसे कंप्लीट जरूर से कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद आपको इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन करना है, इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है 5 अंक के रूप में पूछा जा सकता है। यहाँ पर C3 एवं C4 चक्र में अंतर यहाँ पर रखेंगे याद। इसे पूरा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, यहाँ पर देख सकते हैं, अब आपको दिखाई देगा। C3 एवं C4 चक्र में पादपों में अंतर, C3 एवं C4 जो पौधे होते हैं इनमें अंतर आपको दिखाई दे रहा हो। फुल स्क्रीन पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इन्हें जरूर से याद कर लेना। C3 व C4 पादपों में अंतर। इसके बाद अब इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया और अप्रकाशीय संश्लेषण। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ये C3 और C4 के अंतर और सारे दिए गए हैं, 10 अंतर कुल दिए गए हैं। यहाँ तक आपके ये रहेंगे, तो C3 C4 के यहाँ तक रहेंगे, इसे जरूर से कंप्लीट कर लें, है ना। इसके बाद इस चैप्टर से जो बताना चाहूँगा, यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जरूर कर लेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार आया था ये शायद, है ना। तो यहाँ पे इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसको प्रभावित करने वाले कारक 2-3 कारक आप लिख देंगे तो आपको अंक पूरे मिलेंगे। कुछ इसके बारे में प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही लिखेंगे, फिर 2-3 कारक लिख देंगे, बाह्य कारक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तापमान, वायु प्रदूषक। इस प्रकार से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। ये रहेगा आपका इसका आंसर। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, है ना। वैसे तो आपको इस चैप्टर से यही करना है जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। C3 व C4 चक्र में अंतर, ये रहेगा आपका क्वेश्चन, और ये रहेगा आपका प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन इससे बिल्कुल भी मिस नहीं होने चाहिए, ये दोनों तो कर ही लेने हैं। इसके बाद आपका अध्याय है, देखिए यहाँ पे पादप में श्वसन, ये वाला चैप्टर। इसके सभी क्वेश्चन देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो क्वेश्चन इससे आपको कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए, ये पहला क्वेश्चन है। इससे 2 अंक के रूप में बन सकता है, इससे जरूर छोटे रूप में भी आ सकता है। किण्वन किसे कहते हैं ऐसे रूप में, ऐसे एक वाक्य में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि 2 लाइन में इसका आंसर हो जाएगा आपका। किण्वन की परिभाषा आप सीख लेंगे तो ये कंप्लीट कर लेंगे। इससे जो लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा 3 अंक का, लघु उत्तरीय, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस होती है उसे आपको समझाना होता है लिख करके। तो पूरा ये याद होना चाहिए। यदि आप बायो के स्टूडेंट हैं तो ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता, है ना। तो ये आपको जरूर से याद होनी चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस की जो क्रिया होती है, पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए। देखिए आप देख सकते हैं पूरा आंसर आपके सामने यहाँ पे बताया गया है। पूरा आंसर यहाँ पे याद करेंगे। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया पूरी यहाँ पे ये रहेगी। तो इसे आपको ज़रूर से कंप्लीट कर लेना है। आपको पहले से याद होगा तो और अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं है तो ज़रूर से कर लें। और इससे जो क्वेश्चन बनेगा 5 अंक के रूप में, तो
इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र में, क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलाइसिस में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो कोई 5 अंतर आपको यहाँ पर कंप्लीट करने होते हैं इसमें, तो आप इन्हें जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। 5 अंतर आपको दिए गए हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स चक्र में, ये जरूर से कंप्लीट कर लेंगे दोनों में अंतर। इसके बाद है आपका ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, तो ये तो बिल्कुल आपका आना ही आना है 5 नंबर में। ऑक्सी और अनॉक्सी यानी कि अवायवीय और वायवीय में अंतर। अवायवीय और वायवीय वही एक बात है, अनॉक्सी और ऑक्सी ये दोनों याद रखें, लेकिन ये शब्द भी आपको याद रखना है, अवायवीय और वायवीय। ये पूछ लिया, आपको पता नहीं है तो आप क्या लिखेंगे, तो आपको दोनों याद रखना है। अनॉक्सी और ऑक्सी में अंतर जरूर से कर लेंगे। यहाँ पर दिया गया है अधिकांश पौधों में यह सामान्यता होता है उच्च पादपों में, है ना। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, उच्च पादपों में पाया जाता है। यह O2 की उपस्थिति में, उसका नाम ही है ऑक्सी श्वसन, O2 की उपस्थिति में हो रहा है, O2 की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन हो रहा है। इसके बाद आपका इसके और अंतर दिए गए हैं, आगे पूरा इसका क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसके और अंतर, फुल अंतर यहाँ तक रहेंगे, इसके 5 अंतर को रहेंगे आपके यहाँ पे देख सकते हैं, 4 और 5, 3 वहाँ पे दिख चुके थे और ये 2 अंतर और आगे आपके ऑक्सी और अनॉक्सी श्वसन के दिए गए हैं, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आप, अब हमें देखना है श्वसन और गैसों का विनिमय। चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। श्वसन तथा गैसीय विनिमय, इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं मैं सभी क्वेश्चन आपको बता दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव तो मैं कंप्लीट करवा ही दूंगा। आपको चैनल से जुड़ जाना है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि आपको वहीं पे इसके जो है ऑब्जेक्टिव बता दूंगा और सारे क्वेश्चन भी बता देता हूं, वीडियोस भी वहां पे आ जाती है ना। तो देख सकते हैं, मानव में होने वाले श्वसन संबंधी 2 रोगों को लिखिए, है ना। ये दोनों क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे, कंप्लीट करेंगे इन्हें। यहाँ पर देख सकते हैं, मानव में श्वसन संबंधित जो रोग होते हैं उन्हें लिखिए, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। 2 अंकीय रूप में पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं, श्वास लेने में सहायक अंग जैसे नाक, गला, श्वास नली, फेफड़े एवं कान आदि अंगों के संक्रमण जिससे श्वास लेने में कठिनाई हो सकती है ना। तो ये रहेंगे आपके, इसका आंसर रहेगा, इसका पूरा कंप्लीट कर लेंगे इसे। और इसके बाद आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना है इसका, इस चैप्टर का है आपका निह श्वसन किसे कहते हैं, निह श्वसन किसे कहते हैं। आंसर पूरा दिया गया सामने। इस क्रिया में वायु की ऑक्सीजन को अंतः श्वसन के लिए कोशिका के जीव द्रव्य तक पहुँचाया जाता है। निह श्वसन ये कहलाएगा आपका, है ना। तो इसको कंप्लीट कर लेंगे, निह श्वसन या बाह्य श्वसन, है ना, इसे जरूर से कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख लेंगे आपके जो इस चैप्टर से आपको अगले जो और लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है, मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, 4 नंबर का क्वेश्चन है, 4 अंक में आएगा इसका, तो इसे कंप्लीट कर लेना है आपको, है ना। मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव के श्वसन तंत्र का कार्य शुद्ध वायु को शरीर के भीतर भोजन तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालना है। इसके प्रमुख भाग निम्नलिखित हैं, जिस प्रकार से नासाद्वार, नासागुहा और ग्रसनी, ये आपके जो श्वसन लेने के लिए मुख्य ये द्वार होते हैं, इनके द्वारा हमारी वायु अंदर बाहर आती है। ये रहेगा आपका पूरा चित्र इसका श्वसन तंत्र का। तो ये चित्र आपको सीख लेना है बनाना, यानी कि फेफड़ों के द्वारा कैसे हमारी वायु अंदर बाहर आती है, इसके द्वारा आपको इसे सीख लेना है। ये रहेगा आपका पूरा यहाँ पे इसका आंसर, यहाँ तक इसका आंसर रहेगा, कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो आपको इसका आंसर कंप्लीट कर लेना है। देखिए तो यहाँ पे देख सकते हैं अध्याय नंबर 18 है जो आपका, यानी कि अध्याय नंबर इस बार कुछ हटा दिए जाते हैं तो बीच में से हट जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं श्वसन, और जो ये तो हम कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला श्वसन वाला। इसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका अगला चैप्टर जो है शरीर द्रव और परिसंचरण, शरीर द्रव तथा परिसंचरण। इसके क्वेश्चन सभी देख लेते हैं जो पूछे जाना है। सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। 2 कार्य कंप्लीट करने हैं, लसिका के कार्य और रक्त के। रक्त और लसिका में अंतर तो करेंगे ही करेंगे, और रक्त और लसिका के कार्य भी याद होना चाहिए, है ना। लसिका ये दिया गया है आपको, लसिका के 2 कार्य। लसिका पचित तथा अवशोषित वसा को क्षुद्रांत से रक्त में ले जाता है ना। तो ये रहेगा आपका इसका आंसर। यह है अंतरकोशिकीय, यहाँ पे आंसर रहेगा इसका। तो ये इसमें 3 आपको कार्य इसके दिए गए हैं लसिका के, ये तीनों कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद देख सकते हैं आपको रक्त और लसिका में पूरा अंतर दिया गया है। रक्त और लसिका में अंतर इस चैप्टर से आपका 4 अंक में क्वेश्चन आ सकता है। 3 अंक में आ गया तो 3, 4 आपको 4 अंतर आपको कर ही लेना है इसका, याद है ना। 5 अंक में तो आपको ऑक्सी अनॉक्सी बताया ना, वो अंतर याद रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें प्लाज्मा एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें प्लाज्मा और ल्यूकोसाइट्स होते हैं ना। इसमें इस प्रकार से आपका देख लेना है, 2 अंतर यहाँ पे हैं, और आगे के अंतर आपके इसके रहेंगे, 2 अंतर यहाँ पे दिए गए हैं। ये चारों अंतर इसमें याद रखेंगे रक्त और लसिका में। मोस्ट इंपोर्टेंट है इस चैप्टर से रक्त और लसिका, है ना। मानव हृदय की जो संरचना होती है उसका आपको वर्णन करना है ना। चित्र तो मुश्किल ही है कि पूछ
पूछा जाए, लेकिन आपको संरचना का वर्णन करना जरूर से सीख लेना है। चित्र नहीं आता हृदय का, बहुत ही कम, है ना। तो यहाँ पे आपको जो मानव हृदय होता है उसकी संरचना, जो वो कैसे कार्य करता है, उसके कार्य के अकॉर्डिंग उसका जो थ्योरी होती है वो पूरी सीख लेंगे। इसका डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इसे भी पढ़ लेंगे, इसे जरूर से आप एक बार तो देख लेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है। ईसीजी वाला, ईसीजी को सचित्र समझाइए, तो ये वाला क्वेश्चन इसका कंप्लीट कर लेंगे ईसीजी वाला। तो इसके इस प्रकार से इसका कुछ डायग्राम रहेगा। नॉर्मल ईसीजी है ना, ये सभी के दिए गए हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ये सभी डायग्राम दिए गए हैं ईसीजी के, तो इन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे। इसका कार्डियक चक्र क्या होता है, सामान्य हृदय स्पंदन, इस प्रकार से आपको अलग अलग के यहाँ पे थ्योरी भी दी गई है, इन्हें कंप्लीट कर लेना है। और दोहरा परिसंचरण, मैंने जैसा कि बताया आपको कि दोहरा परिसंचरण जरूर से याद रखेंगे, तो दोहरे परिसंचरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोहरा परिसंचरण का छोटा क्वेश्चन आएगा तो आप बड़ा भी कर लेंगे साथ में, तो और अच्छी बात है, क्योंकि इसका महत्व और परिभाषा याद रहेगी तो अच्छी बात है। यहाँ पर देख सकते हैं दोहरा परिसंचरण बताया गया है, इसके बाद इसका और सारा पोर्शन लिखा गया है। महत्व क्या है इसका, इसके महत्व के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये सारी आप लाइंस देख पा रहे होंगे, ये पूरा इसका बारे में दिया गया है। ये रहेगा आपका कंप्लीट इसका दोहरे परिसंचरण का, देख सकते हैं यहाँ पे ये, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे जरूर से। तो इसका दोहरे परिसंचरण का डायग्राम रहेगा, इसे भी देख सकते हैं, एक बार चित्र बना लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। इसी चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर से कंप्लीट करना है। वृक्क की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, ये रहेगा आपका आंसर। इसका डायग्राम दिया गया है, ये आपका यानी कि किडनी बनाई गई है, इसका चित्र यहाँ पर दिया गया है। इसका नामांकित चित्र याद कर लेंगे, पूरा बना लेंगे, एक बार चित्र बनाएंगे और डायग्राम के जो नामकरण होते हैं वो एक दो बार पढ़ने हैं, बस याद हो जाएगा आपको। तो इसे ज़रूर से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये रहेंगे आपका इस चैप्टर का पूरा पोर्शन। कक्षा 11वीं के सभी अध्यायों के मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं, जो जो आपके आने हैं, तो इन सभी को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आपके त्रैमासिक परीक्षा में आएंगे। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ये सारे आने हैं आपके अध्याय बता दिए हैं, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले क्वेश्चन बता दिए थे, अब इनके आंसर बता दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।